यक्षित फॉरेन बिजनेस ट्रिप। वन्या अपने कमरे की तरफ आ जाती है, ये देखने के लिए कि दोनों बाप बेटे अभी तक रेडी हुए या नहीं, या दोनों मिलकर फिर से तो कोई शैतानी नहीं कर रहे ना। वह जैसे ही अपने कमरे में आती है उससे बाथरूम की तरफ से वेद की प्यारी सी खिलखिलाहट भरी हंसी की आवाज़ आती है। वह उस तरफ जाने लगती है। अंदर आकर वह सामने का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब आगे बाथरूम की फर्श पर लिक्विड सोप के झाग, ढेर सारे झाग गिरे हुए थे। दोनों बाप बेटे बाथटब के अंदर किसी छोटे से बच्चे की तरह खेल रहे थे। दोनों के सिर पर सोप के झाग थे जिससे दोनों स्नोमैन की तरह लग रहे थे। छोटा वेद यक्षित का बेबी स्नोमैन लग रहा था। बाथरूम की हालत देखकर ही पता चल रही थी कि दोनों ने कितनी शैतानी मचाई है। ये नज़ारा देखकर वन्या अपनी कमर पर हाथ रख लेती है और दोनों को अपनी छोटी आंखों से घूरने लगती है। अपनी मम्मा को देखकर वेद के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वन्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हाल बना दिया है आप दोनों ने बाथरूम का। फिर यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, यक्षित आपको तो वेद को रेडी करना था ना, आप तो उसके साथ खुद ही बच्चे बन गए हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों बाप बेटों पर तो जैसे वन्या की डांट का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। दोनों ही वन्या की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। वेद अपनी क्यूट वॉइस में बोला, मम्मा आप भी आओ ना। अपने बेबी की बातें सुनकर वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा अगर मम्मा अंदर गई तो आप दोनों बाहर आ जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह बाथटब के पास गई। फिर दोनों की तरफ एक नज़र डालते हुए वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोली, बहुत हो गया आप दोनों का, चलो अब बाहर निकलो। वेद जिद करते हुए बोला, मम्मा बच थोड़ी देर और। यक्षित भी वन्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचने लगा। वन्या ने उसे आंखें दिखाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। यक्षित उसे बाथटब के अंदर खींचने में कामयाब हो जाता है। वह यक्षित को खा जाने वाली नज़रों से घूरती है तो यक्षित मासूम सा चेहरा बना लेता है। वेद मम्मा करता हुआ वन्या के गले में अपने हाथ डाल देता है। वन्या स्माइल करती है और उसे अपने गोद में ले लेती है। वह उसके गालों पर प्यार से किस्सी करती है क्योंकि इस वक्त उसका बेबी किसी छोटे से क्यूट से बादल की तरह लग रहा था। तीनों थोड़ी देर तक बाथटब में एंजॉय करते हैं। फिर यक्षित अपना बाथरोब पहनकर बाथटब से बाहर आता है और अपने नन्हे राजकुमार को उसके क्यूट से बेबी टोवेल में लपेटकर बाहर निकालता है। वह वन्या को चेंज करने का बोलकर वेद को लेकर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वन्या एक येलो कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनकर रेडी होकर बाहर आती है। बाहर आते ही उसकी निगाहें अपने नन्हे राजकुमार पर पड़ती है जिसे उसके डैडी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया था। इस यूनिफॉर्म में वह बेहद क्यूट लग रहा था। क्यूट सी हाफ स्लीव की शर्ट और नीचे घुटने तक का क्यूट सा पैंट, उसके छोटे छोटे क्यूट से जूते और मोजे। वेद आज स्कूल जाने के लिए और नए नए फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यक्षित ने उसे रेडी करके बेड पर बैठा दिया था। वह अपने छोटे छोटे पैरों को हिलाते हुए अपने गाल पर हाथ रखकर अपने डैडी को रेडी होते हुए देख रहा था। ऐसा करते हुए वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। वन्या दोनों बाप बेटे को देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह अपने बेबी के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर 2-3 बार किसी कर देती है। वेद स्माइल करता हुआ अपनी मम्मा के गर्दन पर अपने छोटे छोटे हाथ डाल देता है। वन्या उसे ड्रेसिंग मिरर के पास ले आती है जहां यक्षित खड़ा होकर रेडी हो रहा था। वह अपने बेबी के बालों को सेट करने लगती है। अपने बेटे की इतनी केयर करता देख यक्षित वन्या के कंधे पर हाथ रखकर बोली, यहाँ वेद के डैडी भी हैं। ये बोलकर वह वेद को अपनी गोद में ले लेता है और वन्या स्माइल करते हुए यक्षित के बालों को सेट करने लगती है। इस वक्त दोनों बाप बेटे की निगाहें वन्या के चेहरे पर थी। नन्हा वेद अपनी मम्मा को निहार रहा था, वहीं यक्षित अपनी वाइफी को। थोड़ी ही देर में वही यक्षित को भी रेडी कर देती है। फिर तीनों नीचे की तरफ जाने लगते हैं। यक्षित वेद के स्कूल बैग ले लेता है। वेद एक्साइटेड होकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। ये देखकर वन्या पीछे से बोली, संभल कर बेटे, इतनी जल्दबाजी नहीं, आपको चोट लग सकती है, इसलिए संभल कर जाओ। उद्धरण चिन्ह। छोटे से वेद ने अपनी मम्मा की बात मानकर में सिर हिलाते हुए फुदकते फुदकते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे हॉल में सारे लोग मौजूद थे। सबके चेहरे पर एक स्माइल थी वेद के खिले चेहरे को देखकर। वेद जैसे ही नीचे आया, अनिल जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनिल जी उसके गालों को चूमते हुए बोले, आज हमारा नन्हा राजकुमार का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। आप आज खूब मस्ती करना बेटा, नए नए फ्रेंड्स बनाना और उनके साथ खूब खेलना। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने खिले हुए चेहरे के साथ अपने दादू की तरफ देखते हुए बोला, यच दादू, वेदांश आज बहुत मस्ती करेगा।
अनिल जी के बाद चैतन्य दादाजी ने अपने जिगर के टुकड़े को अपनी गोद में ले लिया और उसे खूब प्यार किया। आज वेद के साथ साथ घर के सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे कि उनके घर का चिराग आज पहली बार स्कूल जाने वाला है और वह बहुत खुश है। फिर वेद अपने चाचुओं के पास आया। आस्तिक ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था। वेद युवान, आस्तिक, ध्रुव, एकांत और भाविक सबकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, आप छेद मत होना। वेदांत स्कूल 6 आकर आप लोगों के साथ फुटबॉल खेलेगा, क्योंकि अब वो बिग बॉय बन चुका है ना। उद्धरण चिन्ह। वेद की प्यारी प्यारी बातें हर बार सबके चेहरे पर स्माइल ले आती थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ। वेद सिन्हानिया फैमिली में हर मेंबर का जान था। वेद का खिलखिलाता चेहरा सबके हंसने और मुस्कुराने की वजह थी। अगर उसे थोड़ी सी भी खरोंच लग जाती तो सब अपना अपना काम छोड़कर वेद के पीछे लग जाते थे। आस्तिक वेद के गालों पर किस करते हुए बोला, ऑफ कोर्स चैंप, अब आप बिग बॉय बनने जा रहे हो। हम आपका वेट करेंगे। हम फिर शाम को खूब सारा फुटबॉल खेलेंगे। वन्या सबकी तरफ देखते हुए बोली, चलिए अब सभी ब्रेकफास्ट कीजिए, वरना ये ठंडा हो जाएगा। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। वन्या अपने बेबी को अपने हाथों से खिलाने को हुई तो यक्षित उसे रोकते हुए बोला, वाइफी तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, आज बेबी को मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगा। वन्या स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। यक्षित वेद को अपने हाथों से खिलाने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद जीविका वेद को अपनी गोद में ले लेती है और उसके प्यारे प्यारे गालों पर किस्सी कर देती है। फिर फैमिली के सारे मेंबर्स वेद को बाय बोलते हैं। यक्षित वेद को अपनी गोद में लिए हुए था। वेद के गले में उसका वाटर बोतल लटका हुआ था और वन्या ने टिफिन बॉक्स के लिए अलग से एक क्यूट सा बैग लेकर उसमें ठीक से रख दिया था। तीनों कार में बैठ गए। यक्षित ने ड्राइवर को कार वेद के स्कूल की तरफ बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। वेद कार की बैकसीट पर अपनी मम्मा और डैडी के बीच में बैठा हुआ था। यक्षित ने उसके स्कूल बैग को साइड में रखवा दिया था। थोड़ी ही देर में उनकी कार वेद के स्कूल के पास पहुंच गई। ये सिटी का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल था और शहर के अमीर घराने के बच्चे ही यहाँ पढ़ने आते थे। स्कूल काफ़ी बड़ा और आलिशान टाइप का था। स्कूल की एक बड़ी सी ग्राउंड थी, फिर अंदर एक चमचमाती खूबसूरत सी बिल्डिंग थी। यक्षित कार से उतर गया और अपने बेबी को नीचे उतारा। एक गार्ड ने वन्या की तरफ का डोर खोला और वो भी बाहर आ गई। आज येलो कलर की साड़ी में वन्या बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह एक बच्चे की माँ है। वेद जैसे ही कार से बाहर आया, उसकी निगाहें आस्था पर पड़ी, जो कि थोड़ी दूरी पर अपने मॉम डैड के साथ खड़ी हुई थी। उसे देखकर वेद एक्साइटेड हो गया और उसकी तरफ दौड़ लगाने लगा। वन्या उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, अरे बेटा संभल कर, आप गिर जाओगे बेटा, आराम से जाओ। पर वेद नहीं रुका, वह आस्था की तरफ दौड़ने लगा, पर नतीजा ये हुआ कि उसके पैर आपस में उलझ गए और वह नीचे गिरने लगा। पर इससे पहले ही यक्षित उसके पास चला गया और उसे अपने सीने से लगाकर अपने बेबी को गिरने से बचा लिया। वन्या भी दोनों के पास आ गई। यक्षित वेद के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा आपको लगी तो नहीं? वेद अपनी मासूम सी आवाज़ में बोला, नहीं दीदी, वेदांश बिल्कुल ठीक है। ये बोलकर वह झट से यक्षित की गोद से उतरकर आस्था के पास जाता है। आस्था भी दौड़ते हुए अपने प्यारे बुद्धू के पास आ जाती है। दोनों बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से एक दूसरे को हग कर लेते हैं। उनके मॉम डैड स्माइल करते हुए दोनों को देखने लगे। आस्था वेद की तरफ अपनी प्यारी प्यारी नीली आंखों से देखते हुए बोली, बुद्धू तुम तो आज बहुत प्यारे लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से आस्था की तरफ देखते हुए बोला, और तुम भी बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हो आस्था। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से दौड़ने लगते हैं। पर उनकी ये हरकत देखकर यक्षित और विकास जल्दी से आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी अपनी गोद में उठा लेते हैं। वे दोनों को समझाते हुए बोले, बेटा आज आप दोनों का स्कूल में पहला दिन है। स्कूल में ज़्यादा शैतानी मत करना। अगर बड़े बच्चे आपको परेशान करें तो आप सीधे टीचर के पास जाना, उनसे लड़ाई करने मत लग जाना। उद्धरण चिन्ह। आस्था और वेद अपने अपने डैडी की बातें सुनकर हाँ में सिर हिलाने लगे। यक्षित दोनों की तरफ देखते हुए बोला, दोनों साथ रहना ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक दूसरे की हेल्प करना। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए उनके गालों पर किस्सी करते हुए बोला, ओके डैडी। उद्धरण चिन्ह। आस्था भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ओके अंकल। फिर दोनों अपनी मम्मा के गालों पर भी किस्सी कर देते हैं और अपना स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और वाटर बोतल लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। पर उससे पहले वे पीछे मुड़कर अपने मॉम डैड को अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर बाय बोलते हैं। बच्चों की टीचर उन्हें अपने साथ क्लासरूम की तरफ ले जाने लगी।
उनके जाने के बाद वन्या आस्था की मॉम भाविका से मिलती है। दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं, फिर भाविका और विकास वहां से निकल जाते हैं। यक्षित को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है, इसलिए वह उसे अटेंड करने साइड में चला जाता है। वन्या वहीं पर खड़ी रहती है। उसे कुछ चक्कर सा फील होने लगा, इसलिए वह अपने सिर पर हाथ रख लेती है। यक्षित कॉल डिस्कनेक्ट करके जब वन्या की तरफ मुड़ता है तो उसे इस तरह देखकर वह दौड़कर उसके पास आता है। वह वन्या को पकड़ते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ यक्षित, बस जरा सा चक्कर सा फील हो रहा था, बट यू डोंट वरी आई एम कम्प्लीटली फाइन। यक्षित उसकी तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोला, चलो एक बार हॉस्पिटल में चेकअप करा कर आ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की अपने लिए इतनी फिक्र देखकर वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित आप कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि दृष्टि और अनय की शादी की भाग दौड़ की वजह से प्रॉपर रेस्ट न कर पाने के कारण ऐसा हुआ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, आर यू श्योर? वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया तो यक्षित उसे लेकर सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल गया। मेंशन पहुंचकर वन्या जैसे ही कार से बाहर जाने को हुई, यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वन्या सवालिया नजरों से यक्षित को देखने लगी तो यक्षित ने उसे अपने होठों की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर वन्या का गाल गुलाबी से हो गए। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप सुधरने नहीं वाले? यक्षितना में सिर हिलाते हुए वन्या की कमर पर हाथ डालकर शरारत भरी टोन में बोला, कभी नहीं, और वैसे भी ये मेरा हक है। अब इससे पहले कि तुम्हें देखकर मेरा मूड बदल जाए, जल्दी से मुझे मेरा हक दे दो। उद्धरण चिन्ह। वन्या जानती थी यक्षित बिना किस लिए तो जाने नहीं वाले, इसलिए वह उसके होठों को आहिस्ते से चूम लेती है। यक्षित इस बार अपनी वाइफी को ज्यादा परेशान न करते हुए जल्दी ही छोड़ देता है। वह उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, अभी तुम कोई काम वाम नहीं करोगी, पूरे टाइम रेस्ट ही करोगी? वन्या हाँ में सिर हिला देती है। यक्षित उसका हाथ छोड़ देता है। वन्या कार से बाहर आकर अंदर की तरफ चली जाती है। यक्षित भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने कमरे में आकर वन्या बेड पर आकर लेट जाती है और आराम करने लगती है। दोपहर को लंच के लिए उठती है, फिर थोड़ी देर तक बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह घड़ी देखती है। वेद के स्कूल की छुट्टी होने का टाइम हो गया था। यक्षित ने कॉल करके उसे बता दिया था कि वह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया है, इसलिए उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वह वेद को पिक करने चले जाए। वन्या कार में बैठ गई और ड्राइवर को कार स्कूल की तरफ ले जाने के लिए बोल दिया। थोड़ी ही देर में वह स्कूल पहुंच गई। उसी वक्त बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी हो गई। इतने सारे बच्चों की भीड़ में वेद और आस्था एक दूसरे का हाथ पकड़े दौड़ते हुए अपने मम्मा डैडी की तरफ आने लगे। वेद ने जब अपने डैडी को वहां नहीं देखा तो वह थोड़ा सा उदास हो गया, पर मम्मा को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वन्या अपनी बाहें फैलाए हुए थी। वेद झट से अपनी मम्मा को हक कर लेता है। वह उसे अपनी गोद में उठा लेती है। दोनों बच्चे एक दूसरे को बाय करते हुए अपने अपने पेरेंट्स के साथ घर के लिए निकलने लगे। वन्या कार में बैठकर ड्राइवर को कार सिन्हानिया मेंशन की तरफ ले जाने को बोली। वह वेद को हक किए हुए उसकी तरफ देखकर बोली, बेबी आपके स्कूल का दिन कैसा रहा? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी एक्साइटेड वॉइस में बोला, बहुत अच्छा मम्मा। वेदांश और आस्था को आज स्कूल में बहुत मजा आया। वह अपनी मम्मा के चेहरे को निहारते हुए अपनी स्कूल की आज की सारी एक्टिविटी के बारे में बताने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गए। वन्या वेद के कपड़े चेंज करके उसे नीचे ले आती है। वेद अपने युवान और बाकी चाचुओं के साथ बातें करने लगता है। वन्या की निगाहें तो अनिल जी और चैतन्य दादाजी से बातें करते हुए भी दरवाजे की तरफ ही थी। वह यक्षित का बेसब्री से वेट कर रही थी। तभी मेंशन का मेन दरवाजे की डोर बेल बजी और उसमें से यक्षित और समर्थ अंदर आए। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा सब ठीक तो है? आज समर्थ तुम्हारे साथ? यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोले, डोंट वरी डैड, सब ठीक है। एक्चुअली मुझे आज अपनी बिजनेस ट्रिप पर 1 वीक के लिए लंदन जाना होगा। फिर वह अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, इनफैक्ट अभी 2 घंटे के बाद हमला। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा सब ठीक तो है? आज समर्थ तुम्हारे साथ? यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोले, डोंट वरी डैड, सब ठीक है। एक्चुअली मुझे आज अपनी बिजनेस ट्रिप पर 1 वीक के लिए लंदन जाना होगा। फिर वह अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, इनफैक्ट अभी 2 घंटे के बाद मुझे यहाँ से निकलना है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे वन्या जो यक्षित का ही वेट कर रही थी,
उसकी 1 वीक की बिजनेस ट्रिप के बारे में सुनकर उसका तो दिल ही टूट गया। वेद जो कि अपने चाचुओं के साथ वहीं हॉल में खेल रहा था, वह अपने डैडी को देखकर दौड़ते हुए उसके पास आया और वह यक्षित के पैरों पर लिपटते हुए बोला, डैडी। यक्षित ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किसी करते हुए बोला, कैसा रहा मेरे बच्चे के स्कूल का पहला दिन? उद्धरण चिन्ह। वेद एक्साइटेड होकर बोला, बहुत अच्छा रहा डैडी। वेदांश को बहुत मजा आया। वह और भी बातें अपने डैडी के साथ करने वाला था, पर जैसे ही उसने समर्थ को देखा वह रुक गया और फिर यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि जब भी वह अपने समर्थ या तेजस चाचू को मेंशन में अपने डैडी के साथ देखता तो वो कहीं जाने ही वाले होते थे। यक्षित अपने बच्चे के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी आपके डैडी अपने बिजनेस ट्रिप पर लंदन जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वेद का मासूम सा खिला हुआ चेहरा बिल्कुल लटक गया। वह अपने निचले होंठ को बाहर निकालते हुए अपनी मासूम आंखों से अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप प्लीज मत जाए ना। वेदांश आपको बहुत मिचकलेगा और मम्मा भी। फिर वह अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, है ना मम्मा? उद्धरण चिन्ह। विन्या की हालत ये सुनकर तो पहले ही खराब हो चुकी थी। उसकी शक्ल देखकर ही समझ आ रहा था कि वह यक्षित को कितना मिस करने वाली है। विन्या ने खुद को संभाला और हाँ में सिर हिला देती है। वह अपने चेहरे के भावों को छिपाने की कोशिश करने लगी। वह खुद को सबसे छिपा सकती थी, पर यक्षित वह अपनी वाइफी को खुद से भी ज्यादा जानता था। वह समझ गया कि विन्या उसके बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली बात से खुश नहीं है। वेद और विन्या का चेहरा तो पहले ही लटक गया था। यक्षित वेद के मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, बेबी आप सैड मत होइए। डैडी अपना काम खत्म करके जल्दी ही आ जाएंगे हम। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी की तरफ नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं डैडी वेदांश आपको कहीं जाने नहीं देगा। ये बोलकर वह अपने डैडी की नेक पर अपने हाथ लपेट लेता है और उसके कंधे पर अपना सिर छिपा लेता है। अपने बेटे और वाइफी के फेस एक्सप्रेशन देखकर यक्षित को वहां से जाना और भी मुश्किल लग रहा था। वह चैतन्य दादाजी और अनिल जी की तरफ आस भरी निगाहों से देखने लगा। विन्या तो अपने बेबी को ऐसे देखकर झट से सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। यक्षित उसे जाते हुए देखता रह गया। वह वेद की पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। फिर उसे खुद से अलग करके उसके छोटे छोटे गालों पर किस करते हुए बोला, बेटा आप मम्मा और डैडी की स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। यक्षित उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आप ऐसे सैड मत होइए। हम अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो मम्मा और घर के बाकी लोगों का ख्याल कौन रखेगा? बड़े दादू की छड़ी और दादू का चश्मा ढूंढ कर कौन देगा? उद्धरण चिन्ह। वह अपने प्यारे से बेबी को समझाने लगा। उसे समझाकर थोड़ा शांत करने के बाद वह ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसने देखा कि विन्या उसकी पैकिंग करने में लगी हुई थी। उसने यक्षित की जरूरत की लगभग सारी चीजें पैक कर दी। यक्षित विन्या के हाथों से लगेज लेकर उसे साइड में रखते हुए उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। विन्या यक्षित की तरफ देख भी नहीं रही थी। वह अपने इमोशंस को छिपाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। यक्षित ने एक नज़र विन्या को देखा, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी तरफ कर लिया। विन्या अपनी नजरें झुकाए हुए थी। यक्षित उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। विन्या ने पहले तो इग्नोर किया, फिर यक्षित के बड़े प्यार से कहने पर वह उसकी तरफ देखने लगी। उसने जैसे ही यक्षित को एक नज़र देखा, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर उसके चेहरे पर गिर गई। यक्षित ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछ लिए और उसके माथे को चूम लिया। वह उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी अगर तुम मुझे इस तरह से बाय करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? तुमने देखा ना वेद कितना सैड हो गया था। अगर तुम भी ऐसा करोगी तो मुझे बहुत मुश्किल होगी यहाँ से जाने में। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर विन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह यक्षित की तरफ देखते हुए आंसू बहाते हुए बोली, यक्षित आप क्यों जा रहे हैं? मुझे तो आपके बगैर नींद ही नहीं आती। पता नहीं ये 1 वीक का टाइम आपके बिना मैं कैसे काट पाऊंगी। ये बोलते हुए वह बहुत ज्यादा सैड लग रही थी। यक्षित ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह समझ रहा था कि विन्या के लिए यह बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि आज पहली बार तो यक्षित उससे दूर जाने वाला था, वो भी 2-3 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 वीक के लिए। विन्या तो आज तक यक्षित से 1 दिन के लिए भी दूर नहीं रही थी। यक्षित के लिए भी अपनी वाइफी से और अपने प्यारे बेटे से इतने दिनों तक दूर रहना आसान नहीं होने वाला था।
यक्षित वन्या के सिर पर 2-3 बार किस कर लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, वाइफी खुद को संभालो। मेरी एब्सेंस में तुम्हें हमारे बेबी और हमारी पूरी फैमिली का ध्यान रखना है और साथ में अपना भी। वह वन्या को खुद से अलग करता है और उसके आंसू पोंछकर उसके होंठों पर एक लाइट किस करके उसे प्यार से देखने लगा। तभी उनका बेबी भी दरवाजे पर अपना मासूम सा सैड फेस लेकर अपने मम्मा और डैडी को देख रहा था। यक्षित ने वेद की तरफ देखते हुए अपनी बाहें फैला दी। वेद दौड़ते हुए अपने मॉम डैड के पास आ गया। यक्षित ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने वेद के गालों पर 2-3 बार किस करते हुए कहा, अच्छा बेबी, आप बताएं, आपको लंदन से क्या क्या चाहिए। वेद कुछ सोचते हुए बोला, डैडी वेदांश को एक एरोप्लेन और एक टेडी बेयर और बहुत छाले टॉय चाहिए। अपने बेबी की बातें सुनकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। फिर वन्या के सैड फेस की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हें क्या चाहिए। वन्या ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना ख्याल रखना और वक्त पर खाना खाना मत भूलिएगा। मुझे पता है, जब भी आप काम करने बैठते हैं आपको किसी भी बात का होश नहीं रहता। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने वन्या की तरफ एक नज़र देखा, जो सैड होने पर भी उसकी इतनी केयर कर रही थी। उसने वन्या को हक करते हुए उसके माथे पर किस कर लिया और बोला, मैं अपना ख्याल रखूंगा और तुम भी अपना ख्याल रखोगी। ये बोलकर उसने अपने बेटे और वाइफी को हक कर लिया। यक्षित वन्या के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना और वेद का ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने बेबी की तरफ देखते हुए बोला, और आप मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करना, हम अच्छे बच्चे बनकर उनका ख्याल रखना, ओके बेटा। ये बोलकर यक्षित वेद के माथे को चूमकर अपना लगेज लेकर वहां से जाने को हुआ तो वेद की मासूमियत से भरी मुरझाई हुई आवाज आई, डैडी। उद्धरण चिन्ह। वन्या वेद के गालों को प्यार से चूमते हुए बोली, बेबी डैडी को जाने दीजिए, वो जल्द ही आपसे और आपकी मम्मा के पास आएंगे। फिर दोनों भी यक्षित के साथ नीचे आ गए। यक्षित के साथ समर्थ भी इस ट्रिप पर जा रहा था। नीचे आकर यक्षित अपनी कार की तरफ चला गया। सबने यक्षित को बाय किया। वेद अपनी मम्मा की गोद में था और सैड फेस लेकर अपने डैडी को बाय कर रहा था। यक्षित को अपनी वाइफी और बच्चे को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर यह बिजनेस ट्रिप भी बहुत जरूरी था, इसलिए उसे जाना पड़ रहा था। यक्षित की कार एयरपोर्ट के लिए निकल गई। सभी घर के अंदर आ गए और अपना अपना काम करने लगे। तेजस ने यक्षित की जेट पहले ही रेडी करवा दी थी और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी चेक कर ली थी। यक्षित की कार को आगे और पीछे से बॉडीगार्ड्स ने कवर किया हुआ था। एयरपोर्ट पहुंचकर एक बॉडीगार्ड ने यक्षित की साइड का कार का डोर ओपन किया। वह कार से बाहर आ गया। वह एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही कदम रखने को हुआ, तभी एक बॉडीगार्ड दौड़कर हाँफता हुआ यक्षित के पास आया और उसे अंदर जाने से रोक लिया। उस बॉडीगार्ड के ऐसे इंटरप्शन से यक्षित को गुस्सा आने लगा। वह अपनी सर्द निगाहों से उन बॉडीगार्ड्स के चीफ को देखता है तो चीफ के चेहरे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं। वह उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए डांट कर बोला, ये क्या बदतमीजी है, तुमने सर का रास्ता क्यों रोका। उद्धरण चिन्ह। वह बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाकर बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर आप अंदर नहीं जा सकते, ये तेजस सर का ऑर्डर है। उन्हें एयरपोर्ट के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग रेड सिग्नल्स मिले हैं। उन्होंने आप सबका कॉल ट्राई किया, पर जैमर की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। उद्धरण चिन्ह। उस बॉडीगार्ड ने अपनी बात खत्म की भी नहीं थी कि तभी एयरपोर्ट पर एक बड़ा धमाका हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यक्षित के बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। यक्षित समझ गया कि ये किसी की सोची समझी साजिश थी, जो उसके लिए ही बहुत स्मार्टली प्लान की गई थी। थोड़ी देर बाद वहां पर लगा जैमर हट गया, या यूं कहें यक्षित के ऑर्डर पर हट गया। उसने तेजस को कॉल किया और अपनी कोल्ड टोन में बोला, पता करो कि इस हमले के पीछे किसका हाथ था। तेजस ने यस बॉस कहा और यक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वैसे तो यक्षित का सारा शक एक ही इंसान पर जा रहा था। ये सोचकर उसका हैंडसम फेस गुस्से की वजह से पूरी तरह डार्क हो गया, पर उसने अभी इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और एयरपोर्ट के अंदर की तरफ जाने लगा। एयरपोर्ट की कंट्रोल रूम की टीम ने जल्द ही सिचुएशन पर काबू पा लिया। जितने भी लोग इस धमाके की चपेट में आए थे वो सिर्फ घायल ही हुए थे, क्योंकि धमका एकदम बड़ा भी नहीं था। पर अगर कोई धमाके के वक्त वहीं पर खड़ा रहता तो उसके चिथड़े उड़ जाते। यक्षित अपने जेट में आ चुका था। समर्थ ने भी अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ ऑर्डर दिए और उन्हें वापस भेज दिया। जेट उड़ने से पहले यक्षित ने अपनी फ़ोन की स्क्रीन ऑन की और उसमें से अपनी वाइफी और बेटे के स्माइल करते हुए फेस को देखकर उसे किस करता है और अपने सीने से लगा लेता है।
समर्थ अपने बॉस को ही देख रहा था। उसे ऐसा करते देख समर्थ के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। उसे बहुत खुशी थी कि वन्या जैसी लड़की उनके बॉस की लाइफ में आई थी। यक्षित ने समर्थ और तेजस के लिए बहुत कुछ किया था। दोनों के लिए यक्षित सिर्फ उनका बॉस ही नहीं बल्कि एक बड़े भाई की तरह भी था। वे यक्षित की फैमिली को अपनी फैमिली मानते थे। थोड़ी ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। यक्षित अपना लैपटॉप लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रीड करने लग जाता है। समर्थ ने तो यक्षित के दिए प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करते करते ही उसकी हालत खराब हो गई थी। वह ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए वह 5 मिनट के अंदर ही नींद के आगोश में चला गया। जब 143 वान्या बैडली मिसेस यक्षित। थोड़ी ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। यक्षित अपना लैपटॉप लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रीड करने लग जाता है। समर्थ ने तो यक्षित के दिए प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करते करते ही उसकी हालत खराब हो गई थी। वह ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए वह 5 मिनट के अंदर ही नींद के आगोश में चला गया। अब आगे सिंहानिया मेंशन में चैतन्य दादाजी, अनिल जी, युवान और बाकी आदमियों को भी एयरपोर्ट पर हुए हमले के बारे में पता चल चुका था, पर उन्होंने डिसाइड किया कि ये बात वन्या और वेद को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वे ऑलरेडी यक्षित के जाने से इतने सैड थे। ये न्यूज़ सुनकर कहीं वे और दुखी और परेशान न हो जाएं। वन्या अपना ध्यान बटाने के लिए किचन में डिनर की तैयारी करने लगी। वह कुकिंग तो कर रही थी, पर उसका ध्यान यक्षित पर ही था। आज पहली बार तो दोनों अलग हुए थे। नो डाउट वन्या उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जीविका और युवान वन्या को ढूंढते हुए किचन में आ गए। दोनों ने देखा कि वन्या किसी ख्यालों में खोई हुई है। दोनों समझ रहे थे कि इस वक्त वन्या किसके बारे में सोच रही होगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कुछ इशारे किए और वन्या के पास आ गए। युवान किसी छोटे बच्चे की तरह भाभी बोलता हुआ वन्या के गले में लटक जाता है। वन्या पहले तो चौंक जाती है, पर जब युवान को देखती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। युवान वन्या के गालों को सहलाते हुए बोला, ये क्या भाभी, भाई यहाँ पर नहीं है, फिर भी आपका ध्यान तो उन्हीं पर है, और हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं और हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जीविका भी युवान का साथ देते हुए बोली, युवान सही कह रहा है दी, आप हमेशा जीजू के बारे में ही सोचती रहती हैं। दिस इज जस्ट नॉट फेयर दी, कभी तो अपने इन छोटे छोटे बच्चों पर भी ध्यान दे दिया करो। ये बोलकर जीविका किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या के दूसरे कंधे पर अपना चिन टिका देती है। दोनों की हरकतें देखकर वन्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस वक्त दोनों वेद की उम्र के ही लग रहे थे। विवेक तो पहले से ही युवान और जीविका को यक्षित और वन्या के बच्चे बोलता था। तभी जीविका को अपने पैरों पर किसी छोटे छोटे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने नीचे की तरफ देखा तो यह वेद था, जो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से अपनी छोटी मासी और चाचू को घूर रहा था। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तातू, माछी मम्मा छिल्फ और छिल्फ मिली हैं। वेद का प्यारा सा चेहरा देखकर युवान और जीविका को भी मस्ती सूझी। दोनों ने वन्या को एक एक तरफ से पकड़ लिया और उसे हग करते हुए वेद की तरफ देखकर बोले, ये तो हमारी मम्मा है, आपकी नहीं। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी कमर पर हाथ रखकर दोनों को घूरते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोला, नहीं, ये आप दोनों की नहीं, मेरी मम्मा है। फिर वह अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए शिकायत करने के टोन में बोला, मम्मा देखो ना, तातू और माछी वेदांश आपछे छिन्ना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे की मासूमियत से भरी शिकायतें सुनकर वन्या हंस पड़ती है। युवान और जीविका भी हंस पड़ते हैं। वन्या अपने बेबी के चिड़े हुए क्यूट से चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी बेबी, आपके चाचू और मासी आपकी मम्मा को नहीं छीनेंगे, हम। उद्धरण चिन्ह। युवान वेद को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चैंप, हम दोनों तो बस मजाक कर रहे थे, आपकी मम्मा को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, हम। वेद मासूमियत से अपने युवान चाचू की तरफ देखते हुए बोला, आप मजाक कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। जीविका वेद के गुलाबी गालों को पींच करते हुए बोली, यस बेबी, हम मजाक कर रहे थे। वेद अपनी मम्मा की तरफ ध्यान से देखते हुए अपने चेहरे पर क्यूट एक्सप्रेशन बनाकर बोला, मम्मा मम्मा वेदांश को आइसक्रीम खाना है। उद्धरण चिन्ह। वन्या खाना बनाते हुए ही वेद की तरफ देखते हुए बोली, पर बेटा, अभी रात हो चुकी है, अभी आइसक्रीम नहीं, आपको ठंड लग जाएगी। वेद अपनी मम्मा की तरफ और भी मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, प्लीज मम्मा। वन्या वेद की तरफ देखते हुए बोली, युवान वेद को चॉकलेट दे दो। युवान फ्रिज की तरफ चॉकलेट निकालने के लिए जाने लगा। वन्या वेद के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा, अभी आप चॉकलेट खाओ, हम आइसक्रीम कल मॉर्निंग में खा लेना। उद्धरण चिन्ह।
वेद मासूमियत में हाँ में सिर हिलाते हुए ओके मम्मा बोलता है। जीविका जो वन्या और वेद को ध्यान से देख रही थी। भले ही वेद वन्या का खुद का बेटा नहीं था, पर वह बिल्कुल वन्या की कार्बन कॉपी था। वह अपनी मम्मा की जितनी बातें मानता था, उतना तो अपने डैडी की भी नहीं मानता होगा। जीविका अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, दी आपको पता है वेद आपकी कार्बन कॉपी है। मैंने इस बात को नोटिस किया है कि वो आपकी जितनी बातें मानता है, उतना जीजू की नहीं मानता। उद्धरण चिन्ह। अपनी मम्मा और मासी की बातें सुनकर वेद खुशी से एक्साइटेड होकर बोला, क्योंकि मैं मम्मा अच्छा बॉय हूँ, है ना मम्मा। वेद की क्यूट बातों से वन्या के फेस पर एक स्माइल आ गई और वह हाँ में सिर हिला देती है। युवान फ्रिज से ढेर सारी चॉकलेट्स निकालते हुए बोला, और आप चाचू स लिटिल बॉय भी हो। उद्धरण चिन्ह। जीविका युवान की तरफ देखते हुए बोली, युवान इतनी सारी चॉकलेट्स तुम किसके लिए निकाल रहे हो? वेद तो इतनी सारी चॉकलेट्स नहीं खा पाएगा। एक काम करो, तुम इसमें से आधी चॉकलेट वापस फ्रिज में रख दो। उद्धरण चिन्ह। युवान जीविका की तरफ देखकर ना में सिर हिलाते हुए बोला, जीविका दी आप टेंशन क्यों लेती हैं? मेरे होते हुए ये चॉकलेट बचने वाले नहीं हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये फिनिश कर लूंगा। ये बोलकर वह एक चॉकलेट का पैकेट वेद को दे देता है। जीविका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युवान को देखने लगी, क्योंकि उसके हाथों में इस वक्त 4-5 बड़े बड़े पैकेट में चॉकलेट्स रखे हुए थे। वन्या को तो अब तक ये पता चल चुका था कि उसका क्यूट सा देवर खाने के मामले में सुपरफास्ट है। युवान को अपनी भाभी के हाथों का बना खाना सबसे पसंदीदा था। ये बात वन्या को पता थी, इसलिए वह अक्सर युवान को उसकी फेवरेट डिशेस बनाकर खिलाया करती थी। युवान भी अपनी भाभी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह वन्या को सिर्फ अपनी भाभी ही नहीं बल्कि माँ भी मानता था। वन्या भी उसका ख्याल किसी छोटे बच्चे की तरह रखती थी। युवान चॉकलेट खाते हुए जीविका की तरफ देखकर बोला, दी इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मत देखिए, वरना आंखें बाहर आ जाएंगी आपकी। ही। ये बोलकर वह अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। जीविका उसे एक नज़र घूर कर देखती है और उसके हाथों से एक चॉकलेट का पैकेट लेकर वेद के बगल में किचन काउंटर पर बैठकर चॉकलेट खाने लगी। युवान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी अपने क्यूट से भतीजे के बगल में बैठ गया और चॉकलेट खाने लगा। वन्या ने चुपके से तीनों की फोटो क्लिक कर ली। चॉकलेट खाते हुए तीनों हम उम्र लग रहे थे। उन्हें यूं बच्चों की तरह चॉकलेट खाता देख वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। वेद किचन काउंटर पर खड़ा होकर अपनी मम्मा को भी चॉकलेट का एक टुकड़ा खिला देता है। उसे देखकर जीविका युवान की तरफ देखते हुए बोली, युवान अपने चैम्प से कुछ सीखो। देखो वो सारा का सारा चॉकलेट खुद न खाकर अपनी मम्मा से भी शेयर कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। युवान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए जीविका की तरफ देखकर बोला, दी आप ही तो अपना चॉकलेट भाभी के साथ शेयर नहीं कर रहे ना। ये सुनकर जीविका घूरते हुए युवान को देखने लगी। वन्या अपने बेबी को दोबारा किचन काउंटर पर बिठाते हुए गैस ओवन बंद कर देती है, क्योंकि अब तक डिनर रेडी हो चुका था। वह युवान के हाथों से 2-3 पैकेट छीनते हुए बोली, युवान तुम अपनी डाइट पर फोकस कर रहे हो ना, तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। युवान किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए बोला, भाभी प्लीज मुझे मेरी चॉकलेट्स वापस कर दीजिए, आप एक छोटे से क्यूट से बच्चे पर जुल्म कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही युवान ने खुद को एक छोटा बच्चा कहा, वेद चॉकलेट खाते हुए अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने चाचू को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, तातू यहाँ पल छबछे छोटा और प्याला बत्ता मैं हूँ। वेद को युवान की तरफ यूं देखता देख जीविका की हंसी छूट जाती है। युवान की बातें सुनकर वन्या अपनी छोटी आंखों से युवान को घूरने लगी। युवान वन्या से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाभी प्लीज ना, अभी तो भाई भी यहाँ पर नहीं है जो मुझे डांट लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जीविका वन्या के पास खड़े होकर बोली, भाई नहीं है तो क्या हुआ, उनकी लेडी वर्जन तो यहाँ पर है ना। युवान तो भूल ही गया था कि उसकी भाभी उसके भाई की सेकंड कॉपी है। युवान रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाभी प्लीज बस थोड़ा सा खाऊंगा, पर आप भाई को मत बताना, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे और मुझे ऑफिस में ही अपना बसेरा डालना पड़ेगा। युवान की बातें सुनकर सब हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं। वन्या सबको डिनर सर्व करती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वन्या ने वेद को अपने हाथों से खाना सिखाया था, इसलिए वह आज अपने हाथों से खा रहा था। ये देखकर चैतन्य दादाजी और अनिल जी के फेस पर स्माइल आ गई। वे जानते थे कि वन्या के आ जाने से उनका घर एक बार फिर घर बन गया है। सभी अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे, जो हर बार की तरह बहुत टेस्टी था। पर वन्या की निगाहें बार बार यक्षित की खाली चेयर पर ही जा रही थी। उसका ध्यान खाने पर नहीं था। अनिल जी वन्या की तरफ देखते हुए बोले,
बेटा, अगर यक्षित की बहुत याद आ रही है तो तुम उसे कॉल पर बात कर लो, पर अभी खाना खाओ, देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी की बातें सुनकर वन्या ने अपनी तरफ एक नज़र देखा। वह वाकई में पहले से काफी पतली और कमजोर नजर आ रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ओवरऑल बॉडी में इतनी चेंजेस कैसे आ गई। चैतन्य दादाजी भी अनिल जी का सपोर्ट करते हुए बोले, आपके पापा सही कह रहे हैं बेटा, आप सबका कितना ख्याल रखती हैं, पर खुद को ही भूल जाती हैं। आप अपना भी ख्याल रखा कीजिए। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य दादाजी की बातें सुनकर वन्या हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, जी दादाजी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ये बोलकर वह खाना खाने लगी। वन्या के दिमाग में ये ख्याल आया कि उसे अपने खाने पर अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वह आजकल बहुत सुस्त भी फील करने लगी थी। उसे थकावट बहुत जल्दी लगती थी और कभी कभी वीकनेस भी फील होती थी। वन्या ने सोचा कि अगर उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो यक्षित उससे नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अब खुद पर भी ध्यान देगी। युवान चैतन्य दादाजी और अनिल जी की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी दादाजी और डैड, भाभी मेरे खाने का पूरा ध्यान रखती हैं, अब मैं भी उनके खाने का पूरा ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। वेद जो कि बड़ों की बातें सुन रहा था, वो भी अपने दादू और बड़े दादू की तरफ देखते हुए अपनी क्यूट सी वॉइस में बोला, मैं भी अपनी मम्मा का ख्याल रखूंगा। अनिल जी और चैतन्य दादाजी वेद की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोले, जरूर बेटा, आप अपनी मम्मा का ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में आ गए। वन्या भी अपने कमरे में आ गई। आज उसे अपने कमरे में एक अजीब सा खालीपन लग रहा था। इसका रीजन भी वो जानती थी। आज कमरे की एक एक चीज उसे यक्षित की याद दिला रही थी। कैसे वह शाम होते ही यक्षित के इंतजार में बेसब्र हो जाया करती थी। उसके घर पहुंचते ही वन्या को किस करना, वन्या का उसके ब्लेजर उतार कर उसकी जगह पर रखना और ये पूछना कि आज का दिन कैसा रहा। यक्षित के साथ बैठकर इवनिंग टाइम एंजॉय करना और ढेर सारी बातें करना। बैग की तरफ देखते हुए उसे यक्षित की नोटी हरकतें याद आती है, जो वह अपनी वाइफी को परेशान करने के लिए किया करता था। वह बैग की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ती है। पॉसेसिव वाइफ। उसके घर पहुंचते ही वन्या को किस करना, वन्या का उसके ब्लेजर उतार कर उसकी जगह पर रखना और ये पूछना कि आज का दिन कैसा रहा। यक्षित के साथ बैठकर इवनिंग टाइम एंजॉय करना और ढेर सारी बातें करना। बैग की तरफ देखते हुए उसे यक्षित की नोटी हरकतें याद आती है, जो वह अपनी वाइफी को परेशान करने के लिए किया करता था। वह बैग की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ती है। अब आगे। तभी वेद अपने छोटे छोटे कदमों से अपना क्यूट सा स्कूल बैग अपनी पीठ पर टांग कर वन्या और यक्षित के रूम में आ गया। अपने बेबी को देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। वह वेद के पास गई और उसे गोद में उठाते हुए बैग के पास ले जाकर उसे बेड पर आराम से बिठा दिया। वेद ने अपने क्यूट से स्कूल बैग को बेड पर रख दिया और उसमें से अपनी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक निकालने लगा। वह अपनी क्यूट क्यूट आवाज में अपनी मम्मा को ये बताने लगा कि उसने स्कूल में क्या सीखा। वन्या अपने बेबी की बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर वह वेद को चीयर करते हुए उसका होमवर्क कराने लगी। वेद अपने दोनों गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर अपनी मम्मा की बातें सुनने लगा। वन्या एक टेक्स्ट बुक लेकर वेद को एक पोएम पढ़कर सुना रही थी। वेद अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब वन्या को अपने बेबी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती तो वह अपने साइड में देखती है तो वेद उसकी गोद में सिर रखकर सो चुका था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और उसे आहिस्ते से चूम लेती है। वह वेद के स्कूल बैग में उसके नोटबुक्स और उसके सारे स्टडी मटेरियल रखकर उसे साइड में रख देती है। फिर अपने बेबी को अपनी गोद में उठाकर बेड के बीचों बीच आराम से सुला देती है। फिर वह उसे एक ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके खुद भी अपने बच्चे के बगल में आकर लेट जाती है। वह बहुत प्यार से वेद के सिर को सहलाने लगी और बीच बीच में उसके सिर पर किस भी कर रही थी। वेद अपनी मम्मा के सीने में चिपक कर सो रहा था। वन्या ने भी अपने नन्हे राजकुमार को अपनी बाहों में भरा हुआ था। उसकी निगाहें बार बार यक्षित की साइड की तरफ जा रही थी, जहां वो सोया करता था। उसे एक बार फिर यक्षित की याद आने लगी। उसने वेद के मासूम से चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके क्यूट से गुलाबी गालों पर किस करके धीरे से बोली, बेबी आपकी मम्मा को आपके डैडी की बहुत याद आ रही है। वन्या यक्षित से बात करना चाहती थी, पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं वह यक्षित को डिस्टर्ब न कर दे। वह बार बार अपने फ़ोन को ही देख रही थी और ये सोच रही थी कि उसे कॉल करना चाहिए या नहीं। वह ये सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ गया। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो ये यक्षित का ही कॉल था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे।
वन्या ने टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से कॉल उठा लिया। सामने से यक्षित की आवाज आई, तुम सोई नहीं अभी तक? वन्या फोन के दूसरी तरफ से बोली, आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए नींद ही नहीं आ रही आज। और सोए तो आप भी नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित, तुम मेरी छोड़ो, पर तुम्हें तो अभी तक सो जाना चाहिए था ना। इतनी रात तक जगना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है वाइफी। वन्या, यक्षित, मैंने कहा ना, मैंने सोने की बहुत कोशिश की पर आपके बगैर मुझे नींद ही नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। यक्षित, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वह वॉइस कॉल को वीडियो कॉल में स्विच कर देता है। वन्या कॉल पिक करती है। यक्षित देखता है कि वन्या का चेहरा लटका हुआ है। उसे लगा नहीं था कि वन्या उसे इतनी ज्यादा मिस करने वाली है। वह वन्या से बातें करते हुए अपने बेबी के बारे में पूछता है, हमारा बेटा क्या कर रहा है? कहीं वो तुम्हारी तरह ही उल्लू बनकर जाग तो नहीं रहा? यक्षित के मुंह से अपने लिए उल्लू शब्द सुनकर वन्या का मुंह बन जाता है। वह यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, आपने मुझे इतनी रात को उल्लू बुलाने के लिए कॉल किया? जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह किसी छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह लटका लेती है और मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अपनी वाइफी की इस क्यूट हरकत पर यक्षित स्माइल करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, अब मुंह लटकाना बंद करो और बताओ कि हमारा बेबी क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। वन्या फोन का कैमरा वेद की तरफ कर देती है, जो अपनी मम्मा के सीने में अपना चेहरा छिपाए बड़ी ही मासूमियत के साथ सो रहा था। वन्या ने उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, देख लीजिए अपने बेबी को, वो अपनी मम्मा के पास सो रहा है। अपने बच्चे को देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई और यक्षित के फेस पर स्माइल देखकर वन्या के चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ गई। वन्या वेद के सिर को प्यार से सहलाते हुए उसे किस करके यक्षित से बोली, बहुत मिस कर रहा था आपको, अपने डैडी से स्टोरी सुनना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ जान। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे और वेद की फिक्र मत करना। वैसे भी अब हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया है, वह अपनी मम्मा की सारी बातें मानता है। आप हमारी टेंशन मत लीजिए और सिर्फ अपनी मीटिंग्स पर फोकस कीजिए। उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातें सुनकर यक्षित स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा बेटा बस तुम्हारे सामने ही समझदार और शांत बच्चा है, पर अपने डैडी को देखते ही उसे शैतानी सूझती है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे भी ये बात पता थी कि वेद जब अपने डैडी के पास होता तो वह कुछ ज्यादा ही शैतानी करने लगता था। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसके डैडी भी तो एक नंबर के बदमाश और शैतान है, तो हमारा बेटा अपने डैडी से क्या सीखेगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि सुधर जाए, अब देखिए वेद पर भी आपका असर होने लगा है। उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातें सुनकर यक्षित के फेस पर एक शरारती स्माइल आ जाती है। वह उसकी तरफ अपनी आंखों में एक शरारत लिए देखते हुए बोला, अच्छा जी, अभी तुम मेरे सामने होती तो मैं बताता कि इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे कितनी शैतानी सूझ रही है। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपनी आंखें बड़ी कर करके यक्षित को देखने लगी। वह अपनी वाइफी को निहारते हुए बोला, कोई बात नहीं, वापस आकर मैं सबसे पहले तुम्हारी एक हफ्ते की कमी पूरा करूंगा। यू डोंट नो वाइफी, तुम्हें देखकर मैं खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की आंखों में वन्या के लिए बेपनाह प्यार नजर आ रहा था। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर वन्या के गाल गुलाबी हो गए और उसकी नजरें अपने आप झुक गई। यक्षित अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हारे इन गुलाबी रसीले होठों को जी भर कर किस करूं और तुम्हें प्यार करूं। उद्धरण चिन्ह। वन्या का चेहरा शर्म के मारे गुलाबी होता जा रहा था और उसकी इस अदा को देखकर यक्षित की हालत खराब हो रही थी। वह खुद को कंट्रोल करते हुए वन्या की तरफ देखकर बोला, अभी के लिए तुम आज़ाद हो वाइफी, मेरे वहां पहुंचते तक फिर तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, यक्षित, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही शैतान और बेशरम होते जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी आंखों में शरारत लिए बोला, जिसकी तुम जैसी खूबसूरत वाइफी हो वो भला शैतानी करने से खुद को कैसे रोक सकता है? उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, सुधर जाए आप, हमारा बेबी यहीं पर है, वो अपने डैडी से क्या सीखेगा? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने हस्बैंड को कुछ ज्यादा ही तड़पाती हो? तुम हमेशा हमारे बेबी का बहाना देकर मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती हो।
उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या इधर उधर देखने लगी। यक्षित की बातें सही थीं। वन्या अक्सर अपने बेबी का नाम लेकर यक्षित की खतरनाक इरादों से बचने की कोशिश करती थी, पर वह हर बार अपनी वाइफी के हर बहाने को फेल कर देता था। वन्या खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप। यक्षित अपनी वाइफी के ब्लश करते हुए फेस को देखते हुए बोला, अच्छा जी, तो फिर कैसा है हम। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने शर्म से गुलाबी चेहरे के साथ बोली, यक्षित आप यहाँ पर नहीं हैं, फिर भी मुझे सताने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी वाइफी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सताने का मौका ही बड़ी मुश्किल से मिलता है वाइफी, तो मैं ये गोल्डन चांस कैसे छोड़ सकता हूँ। वन्या यक्षित को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे, जो ये कह रहा था कि उसे सताने का मौका उसे बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो पूरा दिन वह उसे परेशान नहीं करता है तो क्या करता है। यक्षित समझ जाता है कि वन्या इस वक्त क्या सोच रही है। ये देखकर वह स्माइल करने लगा। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताए कि आप लंदन ठीक से पहुंच गए ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या को अपने 7 स्टार होटल के बाहर का खूबसूरत व्यू वन्या को दिखाने लगा। वहां पर अभी सूरज चमक रहा था। ये देखकर वन्या बोली, यक्षित वहां पर तो सूरज चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर होने को है। वन्या आज तक कभी फॉरेन नहीं गई थी और न ही फ्लाइट पर बैठी थी। यक्षित अपनी वाइफी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ वाइफी, ये लंदन है ना। लंदन और इंडिया के टाइम जोन में डिफरेंस होता है, इसलिए वक्त का ये फासला है दोनों कंट्रीज के बीच। वन्या ने किताबों में पढ़ा था कि पूरी धरती को डिफरेंट टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और उसी हिसाब से ही वहाँ का टाइम डिसाइड होता है। वन्या हाँ में सिर हिला देती है और होटल के बाहर के ब्यूटीफुल व्यू को देखते हुए बोली, यक्षित ये होटल का नज़ारा कितना खूबसूरत है ना। यक्षित के लिए ये होटल भी कुछ भी नहीं था, वह इससे भी खूबसूरत और लग्जूरियस होटल्स में रह चुका था। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है वाइफी। ये सुनकर वन्या के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है बचपन में मुझे लंदन जाने का कितना शौक था। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। यक्षित स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मैं एक बार अपनी ये बिजनेस ट्रिप खत्म कर लूँ, फिर तुम्हें इससे भी अच्छी जगह पर घुमाने ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या किसी छोटे बच्चे की तरह चहकते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं। यक्षित हाँ में अपनी पलकें झपका देता है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप भी अपना ख्याल रखना और लड़कियों से तो दूर ही रहना। उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातें सुनकर यक्षित उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोला, लड़कियों से दूर रहना का क्या मतलब है वाइफी। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, वही जो आपने अभी अभी अपनी कानों से सुना। मैंने सुन रखा है कि विदेशों में बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, आप उनसे दूर ही रहना। उद्धरण चिन्ह। वन्या की प्यारी सी वार्निंग सुनकर यक्षित के फेस पर स्माइल आ गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पर यकीन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है, पर उन गोरियों पर बिल्कुल भी नहीं है। आप हो ही इतने हैंडसम कि किसी की भी नियत डोल जाए, और इस वक्त तो आप अपनी बीवी के साथ भी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। जब 145 अभिमन्यु राय सिंघानिया। वन्या की प्यारी सी वार्निंग सुनकर यक्षित की फेस पर स्माइल आ गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पर यकीन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है, पर उन गोरियों पर बिल्कुल भी नहीं है। आप हो ही इतने हैंडसम कि किसी की भी नियत डोल जाए, और इस वक्त तो आप अपनी बीवी के साथ भी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। अब आगे अपनी वाइफी की पॉजिटिव बातें सुनकर यक्षित स्माइल करता है और वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, वाइफी कहीं तुम्हारी नियत तो नहीं डोलती ना मुझे देखकर। यक्षित की ये बातें सुनकर वन्या इधर उधर देखते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हें उन गोरियों से इनसिक्योरिटी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो कि यक्षित राय सिन्हानिया के दिल में सिर्फ एक ही लड़की राज करती है, और वो है मिसेस वन्या यक्षित राय सिन्हानिया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह उसे प्यार से निहारते हुए बोली, यक्षित प्लीज़ आप जल्दी आ जाए ना,
आपके बिना मेरा किसी की काम में मन नहीं लगता। ये बोलते हुए वह एक मासूम सा चेहरा बना लेती है। वन्या का मासूम सा चेहरा देखकर यक्षित उसे टीस करते हुए बोला, वाइफी अगर तुम ऐसे मासूम से चेहरे के साथ मुझसे आने की जिद करोगी तो मुझे वहां आना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे बिना यहाँ एक पल काटना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे होठों के टेस्ट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को बहुत मिस कर रहा हूँ। वाइफी मुझे भी बहुत जल्दी है वहाँ आने की और तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने की। यक्षित की बहुत कुछ करने की का मतलब वन्या बहुत अच्छे से समझ रही थी। वह खुद से ही अपने मन में बोली, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। वह इधर उधर देखते हुए बोली, यक्षित कोई जल्दी नहीं है यहाँ आने की, आप आराम से मीटिंग करके आइए। हम उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातें सुनकर यक्षित स्माइल करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो अब मैं ही कह रही हूँ कि आप आराम से आइए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित को पता थी कि इस वक्त इंडिया में काफ़ी रात हो चुकी होगी। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। वन्या ने टाइम देखा तो इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। उसने हाँ में सिर हिलाया और यक्षित के कहने पर मोबाइल को ऐसी जगह पर रख दिया जहां यक्षित अपनी वाइफी और बच्चे को आराम से देख सकता था। वन्या अपने बेबी के पास आई और उसे हग करते हुए सो गई। यक्षित काफी देर तक उन्हें यूं ही निहारता रहा, फिर बैग पर लेटे लेटे उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह सिन्हानिया मेंशन। वन्या अपने बेबी को स्कूल जाने के लिए रेडी कर चुकी थी। वेद अपने क्यूट से स्कूल यूनिफॉर्म में था और अपने चाचुओं के साथ खेलने में लगा हुआ था। वन्या ने अब तक ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर लिया था। खाना डाइनिंग टेबल पर मेड्स ने रख दिया था। अनिल जी और चैतन्य दादाजी डाइनिंग टेबल की तरफ आ ही रहे थे कि तभी उनके मेन दरवाजे की डोरबेल बजी। सभी सोच में पड़ गए कि इस वक्त कौन हो सकता है। एक मेड ने दरवाजा खोला। बाहर से 2 शख्स अंदर आए। एक आदमी जिसकी उम्र यही कोई 50 साल होगी और उसके साथ एक औरत जो कि 45 साल की थी। दिखने में दोनों पति पत्नी लग रहे थे। आदमी ने 3 पीस सूट पहना हुआ था और औरत ने सिल्वर कलर की महंगी और ब्रांडेड साड़ी पहनी हुई थी। दिखने में दोनों किसी अमीर घराने के लग रहे थे। दोनों अंदर आ गए। उन्हें देखकर अनिल जी और चैतन्य जी के चेहरे के भाव ही बदल गए। युवान जो वेद के साथ खेलने में लगा हुआ था, उन्हें देखकर उसे एक चिरसी मचलने लगी। वह आदमी चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, नमस्ते पापा। फिर अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, नमस्ते भाई साहब। चैतन्य दादाजी और अनिल जी अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के उस आदमी की तरफ देखते हुए नमस्ते कर देते हैं। वन्या डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर दोनों को देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये दोनों हैं कौन। आदमी के साथ आई वो औरत भी चैतन्य दादाजी और अनिल जी को नमस्ते करती है। चैतन्य जी दोनों की तरफ अपनी भावहीन आंखों से देखते हुए बोले, इतने दिनों बाद तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? कहो कैसे आना हुआ? उद्धरण चिन्ह। ये आदमी जो चैतन्य दादाजी के सामने खड़ा था ये और कोई नहीं उनका छोटा बेटा और अनिल जी का छोटा भाई मिस्टर अभिमन्यु राय सिन्हानिया और वो उनकी पत्नी मिसेस त्रिशा राय सिन्हानिया थे। शादी से पहले वे साथ में ही रहते थे, पर बाद में अभिमन्यु जी का अपनी खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर लालच बढ़ता गया। चैतन्य दादाजी चाहते थे कि उनके दोनों बेटे हमेशा साथ रहें, उनकी आने वाली पीढ़ी भी साथ में ही रहे, पर ऐसा हो न सके। उन्हें कभी नहीं लगा था कि उनका छोटा बेटा प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो जाएगा कि अपने परिवार के रिश्ते नाते तक को भूल जाएगा। अभिमन्यु जी की वजह से चैतन्य दादाजी का वो साथ में रहने वाला सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। अनिल जी के मन में अपने छोटे भाई को लेकर कोई गिले शिकवे नहीं थे, बल्कि वो तो उन्हें बचपन से ही एक बड़े भाई की तरह प्यार करते आ रहे थे। वो अभिमन्यु जी ही थे जिनकी वजह से दोनों भाइयों के रिश्ते में एक दरार आ गई थी। इससे पहले कि अभिमन्यु जी अपने पिता के सवाल का जवाब देते त्रिशा जी पहले ही बोल पड़ी, पापा जी हम यहाँ आपसे इतने दिनों बाद इतने प्यार से मिलने आए हैं और एक आप हैं कि पुरानी बातों को लेकर ही बैठ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा जी की बातें सुनकर चैतन्य दादाजी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और सामने की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोले, तुम तो कुछ ना ही बोलो तो ही बेहतर होगा। चैतन्य दादाजी की बातें सुनकर त्रिशा जी का चेहरा उतर जाता है। अनिल जी दोनों को सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं। चैतन्य दादाजी त्रिशा जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये बात सच थी कि उन्होंने उन्हें आज तक अपनी बहू नहीं माना था। उसका भी रीजन था। दरअसल अभिमन्यु जी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर त्रिशा से शादी की थी। चैतन्य दादाजी अभिमन्यु जी से इसलिए नाराज नहीं हुए थे कि उन्होंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की,
बल्कि वो इसलिए नाराज थे कि उनके वार्न करने पर भी उन्होंने उसी लड़की से शादी कर ली। दरअसल चैतन्य जी तृषा जी के असली कैरेक्टर से पहले ही वाकिफ हो चुके थे जब उन्हें अपने बेटे और तृषा के रिश्ते के बारे में पता चला था। उन्हें पहले ही ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये औरत उनके घर आ गई तो उनका घर टूटकर बिखर जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अभिमन्यु जी उस वक्त अपनी यंग एज में थे और अक्सर वो ऑफिस के बाद एक क्लब जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात तृषा जी से हुई। तृषा जी भला की खूबसूरत लड़की थी, पर उनका कैरेक्टर उतना ही गिरा हुआ भी था। जैसे ही तृषा जी को ये पता चला कि ये लड़का सिन्हानिया फैमिली का छोटा वारिस है, तभी से उसने डिसाइड कर लिया था कि वह उसे अपने हाथ से जाने नहीं देगी। धीरे धीरे उसने अभिमन्यु जी को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और दोनों का रिश्ता भी बढ़ता ही गया। चैतन्य जी को अपने बेटे की इस अय्याशी के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने कई दफ़ा अभिमन्यु जी को ये वार्न भी किया कि वह उस लड़की से दूर रहें। पर अभिमन्यु जी ने अपने पिता की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। एक दिन अभिमन्यु जी को पता चला कि तृषा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उस वक्त दोनों की शादी नहीं हुई थी। अब तृषा के पास बहुत अच्छा मौका था अभिमन्यु जी के सामने अपनी बात रखने का। उन्होंने अभिमन्यु जी से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया और इमोशनल ब्लैकमेल भी किया। अभिमन्यु जी तो पहले से ही उसके हुस्न के जाल में फंस चुके थे। अब तो तृषा उनके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। अब कैसे भी करके चैतन्य दादाजी को ये बात बतानी जरूरी थी। जैसे ही चैतन्य दादाजी के कानों में ये बात गई, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उसी वक्त अभिमन्यु जी के गालों में 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। वे तो उनकी जान ही ले लेना चाहते थे, पर अनिल जी ने बीच में आकर अपने पिता को रोक दिया। अभिमन्यु जी की इस गिरी हुई हरकत से चैतन्य दादाजी का सिर शर्म से झुक गया था और वो उनसे बहुत खफा भी हुए। आखिर में मजबूर होकर उन्हें अभिमन्यु जी और तृषा जी की शादी को मंजूरी दे दी, पर आज तक उन्होंने तृषा जी को अपने घर की बहू नहीं माना। जैसा कि चैतन्य जी को पहले ही अंदाजा हो चुका था, जैसे ही तृषा जी ने घर में अपना कदम रखा, घर में कलेश भी बढ़ने लगे। उनकी वजह से दोनों भाइयों में दरारें बढ़ने लगी और भी बहुत कुछ होने लगा। यहाँ तक कि दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा तक हो गया। चैतन्य दादाजी अच्छी तरह से जानते थे कि ये काम तृषा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने उसे बहुत धमकाया भी था, पर तृषा जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अब अभिमन्यु जी को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया था।